हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट में आज पढ़ेंगे हम स्वतंत्र न्यायपालिका की स्वतंत्रताएं। यानी सरकार के जो तीन अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां आपस में बंटी हुई हैं। उसके बावजूद भी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप न करें, अनावश्यक हस्तक्षेप न करें, अतः इनको स्वतंत्रता दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम हावर्ड टफ्ट ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के पक्ष में कहा, सभी मामलों में चाहे वह व्यक्ति या राज्य के बीच हो, चाहे अल्पमत और बहुमत के बीच हो, चाहे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से शक्तिशाली और निर्बल के बीच हो, न्यायपालिका को निष्पक्ष रहना चाहिए और बिना किसी भय या पक्षपात के निर्णय देना चाहिए। न्यायपालिका का स्वतंत्र होना किसी प्रशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही नागरिकों के लिए यह अति आवश्यक है, अन्यथा अन्याय, शोषण आदि का प्रभाव बढ़ जाता है। तो इसमें स्वतंत्रता में सबसे पहले हम देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति हमारे भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से बने कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अतः सैद्धांतिक रूप से ये नियुक्तियां पारदर्शी, पक्षपात रहित व योग्यता आधारित होती है। लास्की के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति की समस्त पद्धतियों में जनता द्वारा निर्वाचन की पद्धति निर्विवाद रूप से सबसे बुरी है। इस विषय में सभी बातों को देखते हुए न्यायाधीशों की कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति के परिणाम सबसे अच्छे रहे हैं, परंतु यह अति आवश्यक है कि न्यायाधीशों के पदों को राजनीतिक सेवा का फल नहीं बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है निश्चित कार्यकाल। न्यायाधीशों को हमेशा सेवानिवृत्ति तक के लिए नियुक्ति दी जाती है तथा संविधान द्वारा या व्यवस्थापिका द्वारा नियम बनाकर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को 65 वर्ष तक की आयु के लिए व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 62 वर्ष की आयु के लिए नियुक्त किया जाता है तथा इन्हें सिर्फ साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। अतः न्यायाधीश अपने कार्यकाल के मामले में निश्चिंत रहते हैं तथा इस आधार पर उन पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है सेवा शर्तें। न्यायपालिका संबंधित विधियों जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल, पदच्युति व वेतनमान सहित सभी विषय शामिल हैं, बनाने उनमें परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ देश की व्यवस्थापिका को होता है तथा व्यवस्थापिका को इस शक्ति का न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का तार्किक नियंत्रण होता है। भारत में संसद इस प्रकार के नियम बनाने के लिए अधिकृत है, अतः इनके सेवा शर्तों में अनावश्यक परिवर्तन नहीं किया जा सकता तथा इन पर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता। वेतन भत्ते। नेक्स्ट पॉइंट है वेतन भत्ते। अन्य देशों की तरह ही भारत के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों संविधान की जो भारत की संचित निधि है उस पर भारित होते हैं। अतः इन पर संसद में बहस तो हो सकती है परंतु मतदान नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही न्यायाधीशों के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्तों व सेवा शर्तों में किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता तथा ऐसा कोई भी अलाभकारी परिवर्तन अगली नियुक्ति पर लागू होते हैं। इस प्रकार न्यायाधीशों पर वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन करने के आधार पर ही दबाव नहीं बनाया जा सकता। रोजगार पर नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार पर प्रतिबंध। न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी प्रकार के रोजगार में संलग्न होने का अधिकार नहीं रहता और न ही वह अधिवक्ता के रूप में किसी न्यायालय में कार्य कर सकता है। सिर्फ निम्न न्यायालयों के न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों में नियुक्ति दी जा सकती है तथा ऐसे आयोगों
यथा मानवाधिकार जिनके अध्यक्ष पद के लिए न्यायाधीश की आवश्यकता होती है, वहाँ उन्हें नियुक्त किया जा सकता है। अतः सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी लाभ के पद के लालच में भी न्यायाधीशों के कार्य करने को प्रभावित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है अवमानना पर दंड। न्यायालयों को अपने अवमानना पर दंड देने की शक्ति होती है, अतः किसी भी विधिक व्यक्ति द्वारा किसी न्यायाधीश पर अनावश्यक दबाव बनाने, न्यायालय के किसी आदेश को न मानने या न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने या धूमिल करने का प्रयास करने पर न्यायालय उसे तार्किक दंड दे सकता है। इस प्रकार न्यायालय अनावश्यक दबाव से मुक्त रहता है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आचरण पर चर्चा नहीं। सामान्यतः न्यायपालिका को यह स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए या उसके किसी न्यायाधीश को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। व्यवस्थापिका में सिर्फ न्यायाधीश को हटाने की महाभियोग जैसी कठिन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत प्रस्ताव पर ही किसी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा होती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार न्यायपालिका को पर्याप्त स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं ताकि वे किसी भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दबाव में न आकर न्याय का कार्य कुशलता से कर सकें। अब आता है नेक्स्ट जो टॉपिक है न्यायिक पुनरावलोकन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, न्याय का पुनः अवलोकन करना। न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा न्यायालय द्वारा स्वयं या किसी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय तथा सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की पुनः जांच करता है तथा उसकी संविधान के ढांचे के साथ मिलान करता है। यदि कोई कानून या निर्णय इसके अंतर्गत नहीं आता है तो न्यायालय द्वारा इसे निरस्त कर दिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है तथा भारत में न्यायिक पुनरावलोकन इसी से प्रेरित है। अब भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें सबसे पहले तो न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से प्रेरित है। यद्यपि यह अमेरिका न्यायालयों को प्राप्त अधिकारों जितना सशक्त नहीं है, तथापि यह धीरे धीरे विकसित हो रहा है। भारतीय संविधान पुनरावलोकन को दो प्रकार से विभाजित करता है। पहला निर्णयों व आदेशों का पुनरावलोकन तथा दूसरा संविधान की व्याख्या। भारत के संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अनुसार नियमों के उपबंध के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति होती है। संविधान के अनुच्छेद 132, 145(3), 147 में संविधान के निर्वाचन या समीक्षा के बारे में प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 132(1) संविधान की समीक्षा से संबंधित अपील को उच्चतम न्यायालय द्वारा ग्रहण करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 142(3) के अनुसार जिस मामले में संविधान की समीक्षा के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होती है। परंतु यदि कोई पीठ अनुच्छेद 132 के अनुसार अपील ग्रहण करती है जिसमें 5 से कम न्यायाधीश हैं, तो उसे लगता है कि इसमें संविधान की समीक्षा का प्रश्न है, तो यह मामला 5 न्यायाधीशों वाले संविधान पीठ को निर्देशित कर देती है। संविधान के अनुच्छेद 147 के अनुसार संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान प्रश्न के प्रति निर्देशों का ये अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत भारत के संविधान के अलावा भारत शासन अधिनियम 1935
के या किसी सह परिषद आदेश या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के अथवा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान प्रश्न के प्रति निर्देश है। इस मामले में बहुत सारे निर्णय हुए हैं। कई बार न्यायालय ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार किया है। संविधान द्वारा संसद द्वारा बनाए गए कानून को पर विचार करते हुए उसको अमान्य घोषित किया है। अभी सबसे पहले हम ये देखें कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में ही चर्चा करें। सरकार ने संविधान संशोधन 99वां संविधान संशोधन करके अधिनियम 2014 द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कोलिजियम व्यवस्था के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया, जो इस हेतु राष्ट्रपति को सलाह देता है। और यह अधिनियम 13 अप्रैल 2005 से लागू हुआ, परंतु 2015 से लागू हुआ, परंतु 16 अक्टूबर 2015 को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने इसे बहुमत से निर्णय लेते हुए इस संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा समय के साथ विकसित हुई है और वर्तमान में ये इस स्तर पर पहुंच गई है कि सरकार के अंगों पर तार्किक नियंत्रण स्थापित कर सके। धन्यवाद।